हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। हम आज एक नया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसा टॉपिक है जिससे नीट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं, जेई में 100% 2 क्वेश्चन आते हैं और आपके एनडीए में भी 2 क्वेश्चन आते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी जो बेसिक्स है एकदम स्टार्टिंग से एकदम फंडामेंटली हम जहां से शुरू कर रहे हैं वो हर चीज हम यहाँ से आज देखेंगे। कुछ भी अगर आपको पता नहीं, जो भी आपके 8th में हुआ है, 9th में हुआ है, 10th में हुआ है, जो भी कुछ चीजें हुई है वो सब चीजें हम एकदम बेसिक से देखेंगे बच्चों। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो समझो। तो ये जो वर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो हम केमिस्ट्री के डेफिनेशन में क्या देखते हैं? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। तो हम पहले चीज देखना चाहते हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये एटम वर्ड कहां से आया बच्चों? ये जो एटम वर्ड है वो कहां से आया है? द वर्ड एटम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो विच मीन्स अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। देखो, कौन सी भी एक छोटी चीज लो या बड़ी चीज लो, समझो पेन लो, इसे कट करो, इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, इसको वापस से कट करो, ऐसे करते 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 एक छोटा ऐसा पार्ट बनाओ जिसको हम कट नहीं कर सकते। जो सबसे छोटा पार्ट है उसको ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एटोमियो। और वहां से ये वर्ड जो है वो कॉइन हुआ, उसको बोलते हैं हम एटम। और वही हम देखना चाहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बच्चों, एटम के बारे में पहले किसी ने क्या क्या बोला था? तो बहुत लोग थे जो कि इंडियन फिलोसोफर बोलेंगे या ग्रीक फिलोसोफर थे, क्योंकि अगर पुराने जमाने में हम जाएंगे तो इंडिया और ग्रीक ये दोनों भी देश क्या है, बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज थी। वो हिसाब से वो टाइम में जो भी फिलोसोफर्स थे वो उसके बारे में बात करते थे। जैसे कि संत तुकाराम है, उन्होंने बोला था अनु रेणु टोकरा तुका आकाश है हो। मतलब अनु रेणु भी बहुत छोटे हैं और आकाश भी बहुत, मैं आकाश से भी बड़ा हूं और अनु रेणु से छोटा हूं, मतलब एटम से छोटा हूं, उसको ऐसा बोलना था। या हम महर्षि कणाद का नाम सुने होंगे। समझो हम छोटे छोटे कुछ पीसेस टूट गए तो हम बोलते ये सब कण है, कण, तो उसको बोलते कणाद। तो ये जो कण मतलब छोटे चीजें, तो ये सब फिलोसॉफी पहले ही बताई गई थी। और जो सॉक्रेटिस है, ग्रीक फिलोसोफर्स, उन्होंने भी बोला था कि दुनिया में जो भी चीजें बनी हुई है वो छोटे छोटे चीजें एक जगह पर आकर ही एक बड़ी चीज बनती है। मतलब हर चीज किससे बनती है? एटम से बनती है, ऐसा उनका बोला था। लेकिन ये ऐसे स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री कहां पे लिखा नहीं गया था। तो फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट आया बच्चों, उसका नाम क्या था? जॉन डाल्टन। क्या नाम था? जॉन डाल्टन। और फर्स्ट टाइम किसी ने हमको स्पेसिफिकली एक थ्योरी दिया। किसके बारे में थ्योरी दिया? एटम के बारे में थ्योरी दिया। क्लियर है? वो जो बोलो। और उसका, वो साइंटिस्ट का नाम क्या है? डाल्टन। उन्होंने कब थ्योरी दी हमको? 1808 में एक थ्योरी, 1808 में एक थ्योरी आई। तो ये थ्योरी क्या बताती है वो समझेंगे हम। जॉन डाल्टन इज ए स्कूल टीचर। वो कौन था? एक स्कूल टीचर था और वो सोच रहा था कि दुनिया में जो भी चीजें बनती है वो कैसे बनती होगी, क्या होगी, और उसके बारे में उसने कुछ चीजें स्पेसिफिकली मेंशन की। और इसलिए हम एटम की जो पहली थ्योरी मानती है उसे बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पहली थ्योरी कौन सी है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम जब देखेंगे तो सबसे फर्स्ट थ्योरी कौन सी आती है बच्चों? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने क्या क्या बोला है, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है? मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। तो हम कभी भी केमिस्ट्री में किसका स्टडी करते हैं? मैटर का स्टडी करते हैं। तो उसने सिंपली क्या बोला है? जो भी दुनिया में कुछ भी चीज है जिसको क्या है? मास है। क्या है? मास है। मैटर मतलब क्या? विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग स्पेसिफिक मास। तो मैटर जो है, तो वो जो मैटर है वो किससे बना होता है? तो मैटर बना होता है इंडिविजुअल एटम से। तो सबसे पहली बार उसने क्या बोला? मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स।
सेकंड पॉइंट क्या बोला बच्चों उसने, ऑल आइटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। उसने क्या समझाया, ऑल आइटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट। समझो एक एलिमेंट आपको दिया गया है, समझो आपको गोल्ड दिया गया, क्या दिया गया बच्चों, गोल्ड, और गोल्ड के हमने छोटे 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 पीसेस किए, तो सभी हमको दिखने में कैसे कलर में दिखेंगे, येलो कलर दिखेंगे, पीला कलर दिखेगा उसका, या कोई रेड दिखेगा, नहीं दिखेगा, मतलब उसका कलर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो उसने क्या बोला है कि सब प्रॉपर्टीज जो है आइडेंटिकल रहेंगी। एक एलिमेंट लिया, कोई भी एक एलिमेंट लो, आपने गोल्ड लिया तो गोल्ड का कलर कैसा होगा, सेम। उसके जो एलिमेंट्स के आइटम्स रहेंगे, वो एलिमेंट के जो आइटम रहेंगे उसका मास भी कैसा रहेगा, सेम। उसके समझो आपने क्या किया, एक गोल्ड का छोटा सा पीस लिया, उसको दो इसमें कट किया, और दो अलग अलग जगह पे तुमने क्या किया, उसको हीट करना शुरू कर दिए, तो कुछ देर बाद वो क्या होगा बच्चों, मेल्ट होगा। अगर हमने मेल्टिंग पॉइंट चेक किया तो दोनों पीस का मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा, है ना। समझो आपने पानी लिया है, पानी लिया और पानी अलग अलग जगह, दो जगह पे आप हीट कर रहे हैं, पानी दोनों भी जगह पे अगर आपने क्या किया, थर्मामीटर डाल के रख दिया, तो वहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। इसका मतलब आप कोई भी मैटर चीज लेते हो और उसके अलग अलग आइटम्स की क्या करते हो, प्रॉपर्टी चेक करते हो, तो वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन आप दूध लेंगे और पानी लोगे और दोनों को बॉईल करेंगे, तो दूध और पानी का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट रहेगा। मतलब अलग अलग चीजों के एटम की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी बच्चों, डिफरेंट रहेगी। और सेम चीज है, सेम एलिमेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे रहेगी, सिमिलर रहेंगी। वही तो सेकंड पॉइंट बता रहा है, ऑल एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। मास भी उसका कैसा होगा, सेम होगा, मास भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर आइटम्स क्या है बच्चों, अगर आइटम्स डिफरेंट है, आइटम्स क्या है, आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन देयर मासेस, डिफर इन देयर मासेस। मतलब बच्चों क्या है, अगर अलग अलग एलिमेंट के आइटम हमने लिए, समझो हमने एक हाइड्रोजन का आइटम लिया और एक हमने कार्बन का आइटम लिया, तो उसके मासेस कैसे रहेंगे बच्चों, अलग अलग रहेंगे। तो यही एकदम सिंपल सिंपल चीजें उन्होंने क्या किए हैं बताइए। समझो आपने मोतीचूर का लड्डू लिया, मोतीचूर का क्या लिया, लड्डू लिया, उसमें के छोटे छोटे मोतीचूर वाले छोटे छोटे जो पार्ट्स है उसको आपने निकाला और सबके हाथ में एक एक रख दिया, बराबर है। आपने टेस्ट कर लिया, सबको कैसा लगेगा, किसको तीखा लगेगा, क्या नहीं, सब क्या लगेंगे, मीठा लगेंगे। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ द आइटम्स आर सेम रहेंगी। मतलब आप एक चीज लेंगे, उसके छोटे 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 जो आइटम्स है, अगर वो सेम एलिमेंट से है तो प्रॉपर्टीज कैसे रहेगी, आइडेंटिकल रहेगी। और अगर वो अलग अलग एटम्स है तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसी रहेंगी बच्चों, डिफरेंट रहेगी। क्लियर है क्या। और उसने क्या बोला, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन द फिक्स रेशियो। क्या बोला उसने, कंपाउंड कैसे बनते हैं उसके बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया हमको। देखो हमको पता है एलिमेंट है, बराबर है। अभी एलिमेंट जो है वो एलिमेंट क्या करते हैं, फिक्स रेशियो में मिक्स होते हैं। दो H, दो हाइड्रोजन के आइटम और एक ऑक्सीजन का आइटम, H2O बनाता है। मतलब अगर हमको पानी बनाने का है तो क्या लेना पड़ेगा, दो हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और एक ऑक्सीजन आइटम लेना पड़ेगा, और हमको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। उसी वही बोलना है, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। कंपाउंड कब बनते हैं, व्हेन आइटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो बच्चों। क्लियर है। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या बोला उसने, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एटम्स। हम कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन बच्चों अगर करते हैं तो क्या होता है, उसमें बोला उसने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एटम्स होता है। दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ही क्या निकलता है बच्चों, कि जो भी केमिकल रिएक्शन आप करते हो उसमें हम एटम को ना बना पाते हैं ना डिस्ट्रॉय करते हैं। एटम ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं, एटम ऑलरेडी क्या होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं। ना हम उसको बनाते हैं ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दुनिया में जो भी चीज है वैसे की वैसे ही रहती है, बस उसका हम क्या करते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन। क्या करते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं। थोड़ा समझेंगे इसमें क्या बोला है। देखो अगर हमने एक बेसिक रिएक्शन लिया, आपका बेसिक रिएक्शन क्या है, एसिड प्लस बेस। आपने ले लिया HCl प्लस NaOH, ये क्या है आपका एसिड है।
ये क्या है आपका बेस। अब इसका रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा बच्चों, आपको क्या मिलेगा, इसका अगर रिएक्शन होता है तो आपको क्या मिलेगा, ये दोनों साथ में आएंगे, है ना, और ये दोनों साथ में आएंगे तो क्या बनेगा, एक H2O प्लस NaCl। अब आराम से देखो बच्चों, यहां पे कौन कौन से एटम है, HCl में कौन कौन से एटम है बच्चों, एक हाइड्रोजन का एटम है, एक क्लोरीन का एटम है। हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख रहे हैं, आराम से समझो। यहां पर एक सोडियम का एटम है, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का एक एटम मिलकर है, बराबर है। तो यहां पे हो क्या रहा है, देखो आराम से देखो, एक हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का और ये ऑक्सीजन का, ये तीन एटम मिलके क्या बन रहे हैं, H2O बन रहा है। क्या बन रहा है, H2O। और यहां पर क्या हो रहा है, एक Na का एटम, एक Na का एटम और एक Cl का एटम, ये दोनों क्या हो रहे, कंबाइन हो रहे, क्या हो रहे, दोनों कंबाइन, और हमें क्या मिल रहा है, NaCl। समझ में आ रहा है बात, मतलब यहां पे हमने कोई नया एटम क्रिएट किया है क्या, नहीं। यहां पर कितने हाइड्रोजन है, एक, एक, दो, दो है क्या, यहां पर दो है, यहां पर एक ऑक्सीजन है, यहां पर एक ऑक्सीजन है क्या बच्चों, यहां पर एक ऑक्सीजन है। इसका मतलब हम क्या नहीं कर सकते, केमिकल रिएक्शन करते हैं, इसका मतलब हम क्या नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते, फिर हम उसको सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं। देन व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू डाल्टन। डाल्टन ने क्या किया, क्या कहा, व्हाट इज मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एटम्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एटम्स। तो फर्स्ट से एक बार डाल्टन थ्योरी देख लो बच्चों। 1808 1808 में डाल्टन ने एक थ्योरी दिया, उसके मेन 4 पोस्टुलेट्स है, ठीक है। अलग अलग बुक्स में बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए गए हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं पोस्टुलेट्स मैंने वैसे के वैसे उठा लिए हैं। देखो, मैटर किस चीज से बनता है, ऐसा डाल्टन ने बोला, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। मैटर किससे बनता है, इंडिविजिबल एटम से बनता है। दूसरा चीज उसने क्या बोला, ऑल एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। अगर एक ही एलिमेंट है और उसके सब एटम्स हमने सेपरेट सेपरेट किए, तो वो जो एटम्स है उनके प्रॉपर्टीज कैसे रहेंगे बच्चों, सिमिलर प्रॉपर्टीज रहेंगे। दूसरी चीज, अगर एटम अलग अलग एलिमेंट के हैं, एक गोल्ड का है, एक सिल्वर का है, तो उसका कलर से डिफरेंट रहेगा, उसका मास डिफरेंट रहेगा, तो हर प्रॉपर्टी उसकी क्या रहेंगी बच्चों, डिफरेंट रहेंगी। एकदम सिंपल सिंपल चीजें बोली है। नेक्स्ट, कंपाउंड कैसे बनते हैं बोला डाल्टन ने, अगर एटम एक जगह पर आते हैं और फिक्स रेशियो में मिक्स होते हैं तो क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। फिक्स रेशियो में एटम अगर एक साथ कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। और लास्ट, कोई भी केमिकल रिएक्शन हम जब करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन हम जब करते हैं तो क्या होता है बोला उसमें, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हम करते हैं तो उसमें सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एटम्स होता है, हम उसको बना भी नहीं सकते और बिगाड़ भी नहीं सकते। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। चलो स्क्रीनशॉट मार के लो या लिख के लो बच्चों। चलो चलो बच्चों, स्क्रीनशॉट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो अभी हमको क्या देखना है बच्चों, कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन ने एक थ्योरी दे दिया। डाल्टन ने थ्योरी देने के बाद क्या हुआ बच्चों, 80 साल, 90 साल, 100 साल तक कोई उसके ऊपर देख ही नहीं रहता। क्यों, जमाना कौन सा है, 1808 में, कौन सा जमाना है, 1808 का जमाना है। तब अंग्रेज इंडिया में आ चुके थे, आया ना, बराबर है क्या। और हम सब अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे थे कि भाई अंग्रेजों से कैसे छुटकारा पाए। वहां पे ऐसा देश बोल के वो टाइम में नहीं था, लेकिन अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे, जैसे कि झांसी का राज्य था, बराबर है, कश्मीर का अलग राज्य था, इधर निजाम का अलग राज्य था, दिल्ली में कुतुब शाह का, मतलब अलग अलग लोग थे समझो। तो वो हिसाब से अभी वो टाइम में तो हम कुछ केमिस्ट्री में देख नहीं रहे थे, बराबर है। तो डाल्टन की जो थ्योरी है वो 70-80 साल ऐसे ही चल रही थी, बराबर है। लेकिन आज के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि डाल्टन की थ्योरी में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो वो देखो, फर्स्ट सबसे पहले क्या चीज है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन लॉज ऑफ द गैसियस वॉल्यूम्स। बच्चों हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट टॉपिक देखा है, मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक देखा है, उसमें गैसियस वॉल्यूम के लॉ है,
बराबर है क्या? तो उसने क्या बोला था उसने कि अगर वॉल्यूम सेम होता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ये चीज इसने नहीं बोल पाया क्योंकि उसको पता ही नहीं था डाल्टन को। दूसरा चीज, इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर द कंबाइनिंग ऑफ द एटम्स। हाँ ठीक है, डाल्टन ने एक चीज बोला कि एटम कंबाइन होते हैं, फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनता है। अरे भाई क्यों कंबाइन होते हैं, क्यों कंबाइन होता है, कि समझना जरूरी है। सही बात है। देखो, हमको उसको स्टेबिलिटी के हिसाब से देखना पड़ेगा। कोई एटम एक साथ में आ रहे हैं, एक क्लोरीन का एटम दूसरा क्लोरीन का एटम एक साथ में आके Cl2 गैस बना रहा है, वो स्टेबल बन रहा है क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है बच्चों। तो ये ऑक्टेट के बारे में डाल्टन नहीं बोल पाया। क्लियर है? और थर्ड, इट डज नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द आइसोटोप एंड आइसोबार। देखो, उसका डाल्टन का क्या बोलना था, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझो आराम से। डाल्टन का क्या बोलना था बच्चों, आराम से समझो। डाल्टन का बोलना था कि अगर एक एलिमेंट है तो उसके सब एटम का मास कैसा रहेगा, मास सेम रहेगा, ऐसा बोला उसने। और अलग अलग एलिमेंट है तो उसका मास कैसा रहेगा, बोला डिफरेंट रहेगा। लेकिन समझो हम कार्बन लिया, क्या लिया, कार्बन कार्बन कार्बन, तो कार्बन क्या आएगा 666, तो 12 13 और 14, दीज आर द मासेस, है या ना? अभी सेम एटम है लेकिन उसकी मास कैसे है, डिफरेंट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटोप। तो आइसोटोप के बारे में उसने कुछ भी इंफॉर्मेशन हमको नहीं दी। क्लियर है? डाल्टन हमको आइसोटोप के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया, या आइसोबार के बारे में भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया। क्लियर है बच्चों? अभी इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो एक 70-80 साल थ्योरी चली, और वो टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो सॉलिड से करंट फ्लो होता है, ये पता हो चुका था सबको। सॉलिड से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। फिर दूसरी चीज क्या है बच्चों, दूसरी चीज क्या है कि लिक्विड से करंट फ्लो होता है। ये चीज फैराडे ने फाइंड आउट किया। किसने? फैराडेज लॉ आप सीखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का एक टॉपिक है, उसमें सीखेंगे। लिक्विड से मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट किससे किससे फ्लो होता है, सॉलिड से फ्लो होता है। ये सबको पता हो चुका था, सही है। उसके बाद में फैराडे ने ये देख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट लिक्विड से भी फ्लो होता है। किससे फ्लो होता है, लिक्विड। अभी देखो बच्चों, स्टेट ऑफ मैटर देखेंगे, स्टेट्स ऑफ अगर मैटर देखेंगे हम, तो कितने कुछ चीजें हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर मैटर के सॉलिड स्टेट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, दूसरा चीज मैटर के लिक्विड स्टेट से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब गैस से भी इलेक्ट्रिक करंट क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या बच्चों, होता है या नहीं होता है, बोलो मेरे को। अगर समझो यहां पर इलेक्ट्रिक बोर्ड है, स्विच, मेरा हाथ है यहां पर, मैंने स्विच ऑन कर दिया, ऐसे किया, शॉक लगता है क्या मुझे, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है क्या गैस से, होता है या नहीं होता है, नहीं होता है, सही है। लेकिन आपका ये गलत है। क्यों? जब लाइटनिंग होता है, बिजली जब गिरता है, तो वहां पे वायर रहता है क्या, नहीं रहता है। मतलब बिजली नीचे आता है, इलेक्ट्रिक करंट नीचे आता है, कैसे आता है, हवा में से ही तो आता है ना। मतलब इलेक्ट्रिक करंट किससे फ्लो हो सकता है बच्चों, गैस से भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। लेकिन अब इसका प्रूव कैसे करने का, तो ये प्रूव करने के लिए वो टाइम में देखो, दो चीजें थे, सॉलिड से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता था, लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता था। तो पूरे 100-150 साइंटिस्ट जो लोग हैं, तो वो क्या देख रहे थे, गैस से इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा, इसके बारे में सब क्या हुए थे, ये प्रूव करने के लिए। जिसने ये प्रूव कर दिया उसको नोबेल मिलेगा। तो वो हिसाब से 100 से 150 साइंटिस्ट वही चक्कर में घूम रहे थे कि भाई इलेक्ट्रिक करंट गैस से कैसे फ्लो होता है, ये प्रूव करेंगे। और वो टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट एक एक्सपेरिमेंट आया था जिसको हम बोलते हैं CRT। क्या बोलते हैं बच्चों, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं उसको,
कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो वो कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैथोड रे ट्यूब एंड उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर से देखेंगे।